चलो जी, आगे जी आर्टिकल 13। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 इसको आपका जो है डबल जियोपर्डी भी कहते हैं। ठीक है, क्या? डबल जियोपर्डी। ठीक है, क्या कि डबल जियोपर्डी क्या होता है? नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर सेम कॉज। नो वन should ni shall be waxed twice for same cause। एक मैक्सिम है, उससे ये निकला है नीमो काजा, इस तरह की वो एक मैक्सिम है जो कि वो कहता है कि नो वन शुड बी वैक्स ट्वाइस फॉर सेम काज। किसी भी शख्स को एक जो ऑफेंस के लिए दो दफा ना उसका ट्रायल किया जाएगा, ना ही दो दफा उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए वो आपका डिफरेंट सेक्शन है, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन का 13 है, और आपका सीआरपीसी में 403 है सीआरपीसी। ठीक है, और उसके अलावा 11 है आपका 11 है आपका सीपीसी। 11 सीपीसी है, और उसके अलावा आपका 26 है जनरल क्लासेस एक्ट। जनरल क्लासेस एक्ट है 26, और 54 है आपका क्यूएसओ 24 क्यूएसओ। ठीक है, ये आपका कहता है कि जी डबल पनिशमेंट, नो वन शुड बी वैक्स ट्वाइस फॉर सेम काज। ठीक है, किसी पर्सन को एक ऑफेंस के लिए ना उसका डबल ट्रायल होगा, ना उसको डबल पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी आर्टिकल 13 भी यही कहता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पुनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी शख्स को भी एक मतलब एक से ज्यादा दफा सजा नहीं दी जाएगी एक ऑफेंस के लिए। एक जुर्म किया तो उसका दो दफा ट्रायल नहीं होगा, ना ही उसको दो दफा सजा दी जाएगी। ठीक है, एक दफा ट्रायल होगा और एक दफा सजा होगी बस। ठीक हो गया? इसी तरह सेक्शन 11 सीपीसी कहता है कि जी एक दफा जो दावा डिसाइड हो गया, तो दोबारा सेम काज पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम पार्टीज के दरमियान कोई दूसरा दावा नहीं होगा। ठीक हो गया? जनरल क्लासेस एक्ट का 26 जो है वो भी इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि जी दो एक ऑफेंस का दो दफा ट्रायल नहीं होगा, ना ही उसको दो दफा सजा दी जाएगी। ठीक हो गया? 54 क्यूएसओ ये कहता है कि जी अगर मतलब एक ऐसा लॉ है जो कि मतलब बताता है कि जी दूसरी दफा ट्रायल नहीं हो सकता। अगर दूसरी दफा ट्रायल आता है तो उसकी जो पहले वाला जो दावा डिसाइड हो गया या ट्रायल डिसाइड हो गया, उसकी अटेस्टेड कॉपी, उसकी वो जजमेंट है वो रेलिवेंट होगी नेक्स्ट ट्रायल में, वो रेलिवेंट होगी। आगे कहता है सेकंड, कहता है नो वन शेल व्हेन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, कहता है किसी भी पर्सन को जो कि किसी ऑफेंस का में है, वो मतलब किसी ऑफेंस में अक्यूज्ड है, तो उसको वो नहीं किया जाएगा, मतलब उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि जी वो अपने खिलाफ गवाही दे, वो अपने खिलाफ गवाही दे। आपने जो है देखा होगा वो 342 की स्टेटमेंट। ठीक है, सर ये माइक ऑफ प्लीज। ड्राइव किधर गई?
ये 342 की स्टेटमेंट। अब इसमें देखें कि एक विटनेस को पूछा जाता है कि क्या आप अपने खिलाफ एविडेंस देना चाहते हैं। ये सेक्शन 19 देखें कि कहता है वुड यू लाइक टू बी एग्जामिन्ड एज डिफेंस विटनेस ऑन ओथ अंडर सेक्शन 340। तो मतलब क्या है कि उससे मतलब उसको कंपेल नहीं किया जा रहा है, ये ऑप्शनल है उसके लिए, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है कि चाहे अगर चाहें तो आप अपने खिलाफ एज ए विटनेस पेश हो सकते हैं। ठीक है, जब विटनेस पेश होंगे तो आप का जो स्टेटमेंट होगी वो ऑन ओथ ली जाएगी। 342 की जो स्टेटमेंट है वो विद आउट ओथ है। ठीक है, ये विदाउट ओथ होता है, जो मर्जी उससे कहें तो उससे उससे कोई मतलब उसको ना सजा दी जाती है ना ही उसको इसके मतलब 342 में अगर वो झूठ भी बोलता है तो कोर्ट उसको सजा नहीं देती, और उसको जो है ना ही उसके खिलाफ कोई फाल्स एविडेंस का मतलब कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग होगी, नहीं। ठीक हो गया। तो ये क्या कहता है 13(2) 13(b) कहता है कि किसी भी विटनेस को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ एज ए विटनेस पेश हो, एज ए विटनेस पेश हो। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्शन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका आपका 340/2 आपका CRPC। ठीक है, कि उसको ऑप्शन होता है, कोर्ट पूछती है चाहे तो आप आ जाएं, चाहे तो मतलब अपने खिलाफ एज ए विटनेस पेश हो जाए, चाहे तो ना पेश हो। ठीक है, ऑप्शन होती है उसके पास। ठीक हो गया। तो 13 का क्रक्स क्या है कि जी एक तो एक ऑफेंस की 2 दफा ट्रायल नहीं होगा, 2 दफा उसको सजा नहीं दी जाएगी किसी भी सिचुएशन में। दूसरा, किसी भी विटनेस को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप अपने खिलाफ एविडेंस दें। आगे कहता है इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ अ मैन, डिग्निटी ऑफ मैन, इसको कहते हैं चादर चार दीवारी का तकद्दुस। ठीक है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस। कहता है नो पर्सन, नो sorry, the dignity of man subject to law and privacy of whom shall be inviolable, shall be inviolable। शुरू में भी आपने पढ़ा था आर्टिकल 4 में भी ये चीज डिस्कस किया गया कि जी ये इनवायलेबल राइट्स हैं जो कि आपका कभी मतलब जो है इनको वायलेट नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, इनवायलेबल राइट्स है, इनवायलेबल होता है कि जी किसी भी सिचुएशन में इन को हम इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए। ठीक है, तो कहता है डिग्निटी ऑफ मैन और आपका प्राइवेसी ऑफ होम, चार दीवारी। ठीक है, डिग्निटी होती है चादर और प्राइवेसी होती है चार दीवारी। ठीक है, उसको किसी भी सूरत में हम उसको वायलेट नहीं कर सकते, उसकी अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। ठीक हो गया। ऐसे आप ने देखा होगा 2 दिन पहले एक वकील साहब के घर में वो SDO मतलब इलेक्ट्रिशियन मतलब वापडा डिपार्ट वालों ने रेड किया तो उन पे FIR हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका चार दीवारी को पामाल किया है। ठीक है, चार दीवारी मतलब घर की तकद्दुस को पामाल किया तो उनके FIR हो गई थी। क्या है कि जी किसी भी मतलब हाँ, कहता है सब्जेक्ट टू लॉ, अगर लॉ इजाजत देता है देन आप जा सकते हैं। लॉ कैसे? जैसे अगर किसी के पास वारंट है तो वारंट लेके घर बंदा किसी को अरेस्ट करना है तो वो घर जा सकता है। ठीक है, उसको पता है कि जी रीजनेबल बिलीव है कि जी ये पर्सन हमारे घर मतलब इस घर में मौजूद है, तो उसको पहले जाके मतलब अरेस्ट करने के लिए नोटिस देंगे, और उसके बाद अगर फीमेल्स वगैरह हैं तो उनको भी नोटिस दिया जाएगा कि जी आपके पास इतनी टाइम है, आप बाहर जा सकते हैं। नोटिस के बाद जाएंगे, डायरेक्ट नोटिस के बगैर विदाउट नोटिस भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया। आगे है जी आपका नो वन शुड बी और नो वन शैल बी subjected to torture for the purpose of extracting evidence। कहता है किसी पर्सन पे हम वो नहीं कर सकते, मतलब किसी भी पर्सन पे हम वो
सॉरी, वो मतलब किसी पे हम टार्चर नहीं कर सकते, किसी पे को हम जबर नहीं कर सकते, किसी पे हम मार कुटाई नहीं कर सकते एविडेंस लेने के लिए। जैसे अक्सर देखते हैं आप, पुलिस करती है, ठीक है, वो मार के वो कुछ कन्फेशन करवाती है, तो वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है, ठीक है। इसलिए वो सीआरपीसी में भी है कि जी पुल क्यूएसओ में है, ठीक है। क्यूएसओ का आर्टिकल 38 है, वो ये कहता है कि जी आपका पुलिस के सामने जो बयान होता है वो कोई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह आपका 163 है सीआरपीसी, वो क्या कहता है, कहता है पुलिस किसी भी सिचुएशन में अक्यूज्ड पे इंड्यूस या थ्रेट या आपका प्रॉमिस के साथ कोई बयान नहीं लेगी, ठीक है। प्रॉमिस के साथ कोई बयान नहीं लेगी। तो ये भी बता रहा है कि जी आप जो है किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, उसको टार्चर नहीं किया जाएगा, उसको टार्चर नहीं किया जाएगा। सर आप जी मैडम। सर यहाँ पे तो हो गई ये बात कि टॉर्चर नहीं किया जाएगा। अक्सर जो कोर्ट्स होती हैं वो भी तो फिजिकली रिमांड दे देती है ना। जी मैडम, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिमांड के दो पर्पज है, फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी, ठीक है। व्हेन रिकवरी इज येट टू बी इफेक्टेड, और उसके बाद है कि जी इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। और तीसरा वो जो मेन ग्राउंड बताते हैं कि जी व्हेन ग्राउंड इज वेल फाउंडेड, या वेल व्हेन ऑफेंस के मतलब जो ग्राउंड्स है वेल फाउंडेड है, कि मतलब उसका रीजनेबल बिलीव है कि जी इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट की है, तो देन रिमांड दिया जाता है। रिमांड दिया जाता है मैडम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए, टार्चर करने के लिए नहीं दिया जाता, किसी भी सिचुएशन में टार्चर के लिए नहीं दिया जाता। और ये गुलाम सरवर केस भी है जो कि अब तक चल रहा है, 1984 PCRLJ, ठीक है। वो क्या कहता है कि जी पुलिस रिमांड के ले लेके गई है, सपोज के 2 दिन का पुलिस को रिमांड मिला है, ठीक है। अगर पुलिस उसमें रिमांड नहीं करती, मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, कोई प्रोग्रेस नहीं आती, तो कोर्ट अगली दफा उनको रिमांड पे ही नहीं देगी। तो मकसद क्या है, मकसद इन्वेस्टिगेशन क्या है, कि 2 दिन रिमांड के लिए ले गए, कोई डायरी नहीं लिखी, कोई जिमनी नहीं लिखी, कोई रिकवरी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, वैसे जिमनी लेके आ गए, तो वो मतलब कोर्ट नेक्स्ट रिमांड पे नहीं देगी, ठीक है। रिमांड के लिए अब तक यही केस चल रहा है। चलें आगे जी। आगे जी आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहता है एवरी सिटीजन शेल हैव राइट टू रिमेन इन आर and subject to reasonable restriction imposed by law for the in law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan, ठीक है। enter and move freely throughout Pakistan, ठीक है। क्या कि जी आप कहीं पे भी रह सकते हैं, और कहीं से आप जा सकते हैं, कहीं से मूव हो सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। एंड रिजाइड एंड सेटल के कहीं पे भी आप रिजाइड कर मतलब रेजिडेंशियल हासिल कर सकते हैं, और कहीं पे भी आप वो सेटल हो सकते हैं, ठीक है। देखें अब लाहौर में पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, पिशावर, केपी के, और दूसरा बलूचिस्तान, कराची, ठीक है। वो आते हैं यहाँ पे, लाहौर बिजनेस करते हैं, सेटल हो जाते हैं, ठीक है। या यहाँ से कराची चले जाते हैं, कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है। क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसी तरह आपका 23-24 है कि आप कहीं पे जाके प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। और देखें मलिक साहब, मलिक रियाज जो है प्रॉपर्टी टाइकून, वो अ, लाहौर में भी आके वो बैरियर टोन बना देता है, कराची में बैरियर टोन बना देता है,
केपी में भी जाके प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल 8 से 18, 8 से 28 तक, 29 तक हम 28 तक फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बुनियादी राइट्स हैं जो किसी भी सूरत में वायलेट नहीं हो सकते। अगर कोई वायलेशन करता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक हो गया? ये 18 क्या कहता है? फ्रीडम टू मूवमेंट। और 15 कि जी कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे इंटर हो सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं विदाउट एनी विदाउट एनी मतलब कोई आपका लॉ थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो वो लगा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। आगे जी असेंबली कहता है एवरी सिटीजन shall have right to assembly peacefully without arms, subject without arms। ठीक है, हम पीसफुली कहीं पे रह सकते हैं। ठीक है, मतलब पुरअमन। ठीक है, विदाउट आर्म्स, बगैर असला के, एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉ। अब कहता है कि जी हम, हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि जी हम इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। जैसे कल ही ये पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कंसर्ट हुआ, तो वो वहाँ पे एक सिंगर आया, तो वो लोग थाउजेंड्स इकट्ठे हुए। क्या वो पीसफुली थे? इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, उनके पास, किसी के पास आर्म्स नहीं थे। ठीक है, आप देखते हैं कि जी एहतजाज में वो हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि जी आप इकट्ठे हो सकते हैं, आप 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या मकसद आपका पीसफुली होना चाहिए, विदाउट आर्म्स। ठीक है, हाँ आगे कहता है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे आपका पब्लिक ऑर्डर 145 फोर जो है सीआरपीसी 144 लगा देते हैं, दफा 44 लगा देते हैं। ठीक है, कि मतलब फर्स्ट वाली सपोज के कहते हैं जी ये डी चौक जो है इस्लामाबाद का एरिया, डी चौक यहाँ पे 144 नाफिज है, तो वहां पे अगर लगा देते हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर वो कहते हैं कि जी डबल सवारी भी अलाउ नहीं है, और उसके अलावा कोई 5 पर्सन एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। तो ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो वहां पे आप असेंबली नहीं कर सकते, बाकी कहीं पे भी आप कर लें। आगे कहता है 17, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, एनी वन एनी क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर हमने आर्टिकल 11 से स्टार्ट किया था। आर्टिकल 13 से मैडम। अच्छा सर, क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा था, आई थॉट कि मैंने आधा घंटा जो है क्लास मिस कर दी इसलिए। चलो मैडम आप पढ़ना, अगर कोई समझ नहीं आता तो मुझे टेक्स्ट करना, मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो जी आगे जी आपका फ्रीडम टू एसोसिएशन। फ्रीडम टू एसोसिएशन, एसोसिएशन आप एसोसिएशन बना लेते हैं, जैसे लाहौर बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ठीक है, या हाई कोर्ट बार, या आपका जो है वो कोई वकला की यूनियन बन, दूसरा टीचर्स की यूनियन बन जाती है, ऑल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन है। ठीक है, इस तरह की एसोसिएशन आप बना सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आपको कोई पार्टी भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जैसे पीपीपी, पीएमएलएन, पीटीआई। ठीक है, ये भी सेक्शन 17 के तहत उनको जो है पावर दी गई है कि जी आप बना सकते हैं। ठीक है, आप बुला सकते हैं।
ठीक हो गया। कहता है आपका every citizen shall have right to form association और यूनियन। ठीक है, यूनियन यूनिटी इकट्ठा होना, वो आपका जैसे टीचर्स का है, क्लर्क्स का यूनियन है, और कोई मतलब छोटी छोटी है, अंजुमन ताजरान की यूनियन है। ठीक है, और कोई मतलब जो है वो यूनियन बना सकते हैं। कहता है सब्जेक्ट टू रीजनेबल इंस्ट्रक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड डिग्निटी इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यह क्या जी, सोवरेनिटी और इंटरेस्ट इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान को हमेशा मतलब उसके अगेंस्ट कोई आप एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं। जनरल रूल क्या है कि जी आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, लेकिन कोई भी एसोसिएशन ऐसी नहीं बनाई जाएगी जिससे आपका पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अगेंस्ट हो। ठीक है, कि जो मतलब ऐसी कोई एसोसिएशन बन जाए जो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करे, या पाकिस्तान की मतलब जो है प्रोग्रेस या डेवलपमेंट में थोड़ा वो हर्डल्स करे, तो ऐसे एसोसिएशन नहीं बनाई जाएगी, ना ही बनाने का राइट होगा। आगे कहता है एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। देखिए, पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, ना ही किसी पार्टी के सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही किसी पार्टी का मेंबर हो सकते हैं। कौन? पब्लिक सर्वेंट। कहता है एवरी सिटीजन नॉट इन बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फार्म आर मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। राइट टू फार्म एंड मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, कि every citizen not being farm service of Pakistan shall have right to form। ये आपका समझ लें एक्सेप्शन है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, एवरी सिटीजन shall have right to form or be member of political party। हर किसी पार्टी के, हर पर्सन के पास राइट है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है या उसका मेंबर बन सकता है। जैसे मैं कोई नई पार्टी बना दूं, या मैं पीपीपी या पीएमएलएन या पीटीआई को ज्वाइन कर लूं, मेरे पास राइट है। हाँ, अगर मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं एडीपीपी हूँ, डीडीपीपी हूँ, या जज हूँ, तो मैं नहीं फिर कोई पार्टी का मेंबर बन सकता, ना ही मैं पार्टी बना सकता हूँ। ठीक है, आगे कहता है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। के मतलब हाँ, अगर मैं पार्टी बनाऊंगा तो पहले मुझे वो रूल्स जो हैं आपके इलेक्शन एक्ट है, और उसके अलावा वो एक पार्टीज एक्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है। ठीक है, उनके उस लॉ के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। ठीक है, मैं अपने सोर्सेज बताऊंगा, मैं अपनी अर्निंग बताऊंगा, मैं मींस टू सोर्स बताऊंगा कि मींस ऑफ अर्निंग बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि जी मेरी पार्टी का फंड या कहाँ से आ सकता है या कहाँ से आएगा। ठीक है, ये सारा कुछ बताना होता है, ये वो है। ठीक है, आगे का ये ठीक है, लेकिन वो आगे कहता है कि आपका वो पसंद नहीं होंगे, कौन? जो इन सर्विस ऑफ स्टेट है। ठीक है, imposed by law for the and such law shall provide that whether the, और वो लॉ बताएगा, एंड such law shall provide that whether federal government declare that any political party have formed or is operating in a manner prejudicial to sovereignty integrity of Pakistan। ठीक है, the
कहता है उसके बाद वो जो है फेडरल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करना है कि जी ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये आपकी पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है या नहीं, अगेंस्ट है या नहीं। अगर वो कहता है कि जी है तो फिर क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेगी और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो फाइनल होगा। जैसे ये आपका MQM को काला दम डिक्लेयर किया गया था और MQM खत्म हो गई तो फिर उन्होंने बना दिया MQM पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो क्या है, यही बताया गया जी आपका फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर करेगी कि कोई पार्टिकल जो है पॉलिटिकल पार्टी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है या नहीं। अगर ऐसा है तो वो विद इन 70 डेज ऑफ डिक्लेरेशन पॉलिटिकल पार्टी वो करती है कि जी ये, जैसे उसको कहा गया कि जी ये जो है इंडिया से इमदाद ले रही है MQM, उनकी फॉरेन फंडिंग हो रही है मतलब इंडिया से हो रही है, इसराइल से हो रही है। ठीक हो गया। तो वो मैटर आ गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कालादम डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। तो फिर वो रेफर कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। कहता है कि जी आपकी जो एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू फॉर्म, वो मतलब जो शहरी है वो आपका कोई एसोसिएशन बना सकता है। दूसरा वो कहता है कि जी हर शहरी जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है या उसका मेंबर बन सकता है। और उसके बाद लेकिन ये है कि जी वो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट नहीं होगी किसी सूरत में। अगर ऐसा कुछ होता है तो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेयर करेगी, फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि ये पार्टी पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है। तो वही उसके 15 दिन जब डिक्लेयर करेगी तो उसके 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर भेजेगी। ठीक है। जैसे आपका फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर किया, डिक्लेयर्ड दी MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM is going against the sovereignty of sovereignty of पाकिस्तान। और उसने डिक्लेयर कब किया, उसने डिक्लेयर किया 1/1/2021 को। ठीक है। 1/1/2021 को फेडरल गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया कि जी ये पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहा है। तो वो 15 तारीख तक, ठीक है, 15 तारीख तक मैटर रेफर करेगी टिल देन फेडरल गवर्नमेंट shall refer matter to Supreme Court within till ये आपका 15/1 होगा। ठीक है, ये कहा गया। ठीक है, ये 15 दिन के अंदर मैटर रेफर किया जाएगा और उसका फैसला फाइनल होगा, उसका फैसला फाइनल होगा। आ गया जी आपका ये, एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ हिज फंड्स। हर पार्टी ने बताना है कि जी उसको फंडिंग कहाँ से हो रही है, उसको फंडिंग कहाँ से हो रही है। ये हमारा भी PTI का भी बड़ा फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन कभी उसको ओपन कर देता है तो कभी उसको मतलब वो फिर ओपन मतलब बंद कर देता है। जैसे अभी PTI कह रही है कि जी EVM मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करें इलेक्शन के लिए, तो वो इलेक्शन कमीशन फिर वो फॉरेन फंड केस निकाल देती है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमने नहीं इस्तेमाल करना ये EVM। ठीक हो गया। तो एनीओ कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि जी हर पार्टी ने अपना
अकाउंट रखना है कि जी उसको फंडिंग कहाँ से आ रही है, उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। आगे कहता है जी आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखा कहता है कि अब कोई भी पता है, मैं जो है कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता हूँ। मैं वकील बनाऊँ, मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, मैं जो है इंजीनियर भी बन सकता हूँ। मेरे पास ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। कहता है लेकिन सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन। अब मैंने एलएलबी की है तो मैं वकालत कर सकता हूँ। ये नहीं है कि जी मैं सुबह डॉक्टरी क्लिनिक खोल लूँ, ठीक है, तो नहीं, क्योंकि वो मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास एमबीबीएस नहीं है। कहता है सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन, ठीक है, सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय लॉ, एवरी सिटीजन हैज राइट टू एंटर अपॉन एनी लॉफुल प्रोफेशन, एनी लॉफुल प्रोफेशन, ठीक है, कोई भी लॉफुल प्रोफेशन हम चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। आ गया जी आपका and to conduct any lawful trade or business provided that nothing in this article shall prevent and conduct any lawful trade or business। कोई भी हम मतलब ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। देखें ट्रेड क्या है और बिजनेस क्या है। ट्रेड है आपका लेन देन, ठीक है, क्या लेन देन, सेल परचेज, ठीक है। बिजनेस में आपका एसल जो है वो आपका जो उसमें कोई एक ज्यादा मतलब वो है सेल परचेज नहीं है, ठीक है, एक चीज देते हैं। जैसे आपका गोरमे कंपनी गोरमे को लाए तो वो गोरमे कोक बना मतलब बोतलें बना के दे रही हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बना के दे रही हैं, ठीक है, तो वो आपको आपसे कुछ चीज ले नहीं रही है, आपको सेल कर रही है, वो बिजनेस है। ट्रेड क्या है, लेन देन। अभी ये जो आपका गवर्नमेंट कंपनी है, इसने स्टॉक बनाना, स्टॉक बना के ये दे देना है ट्रेडर्स को, ट्रेडर जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर से आगे फिर होलसेलर आता है, होलसेलर से आगे रिटेलर आता है, रिटेलर से आगे फाइनल कंज्यूमर आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बिजनेस और ऑक्यूपेशन में ट्रेड में फर्क है। ठीक हो गया। तो आप कोई भी मतलब प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड अडॉप्ट कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आगे कहता है ठीक हो गया, कोई भी प्रोफेशन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लॉ कहता है कि लॉ आपको ये प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, nothing in this article shall prevent the regulation of any trade profession by licensing system। कहता है कोई लॉ ये नहीं रोकता कि जी आप कोई प्रोफेशन दें और लाइसेंस के थ्रू दें। जैसे हम खुद एलएलबी के बाद वकालत नहीं कर सकते जब तक हम लाइसेंस ना लें। पंजाब बार से हम लाइसेंस लेते हैं या मुतलका बार से हम लाइसेंस लेते हैं, तो ये उस वक्त आप हम नहीं कर सकते जब तक आप लाइसेंस ना दें, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का वो एक है पीएमडीसी, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, ठीक है, तो वहां से वो डॉक्टर जो है लाइसेंस लेते हैं, ठीक है। तो लाइसेंस के अकॉर्डिंग ही होता है। या अगर कोई बंदा कहता है कि जी मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ, तो वो पंजाब पाक गवर्नमेंट मुतलका गवर्नमेंट से लाइसेंस लेती है चलाने का, तो फिर वो चला सकते हैं। ठीक हो गया।
आगे कहता है जी आपका रेगुलेशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स और इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपटीशन देयर ऑन। ठीक है कि जी आपका वो कहता है कि जी कोई रेगुलेशन रूल्स वगैरह बना सकते हैं कोई कॉमर्स इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री कंपटीशन। ठीक है कोई आपका रूल्स बना सकते हैं कि जी कोई कंपटीशन नहीं होगा। सपोज के ये नहीं है कि जी आप कह दें कि जी पाकिस्तान में 14 शुगर मिले हैं तो 14 ही रहेंगी और नहीं बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं लेकिन उसके लिए कोई रूल्स बनाएंगे कि जी इन रूल्स के तहत आप बनाएंगे। ठीक है तो फ्री कंपटीशन के लिए भी आप रूल्स बना सकते हैं कि जी मैक्सिमम कंपटीशन हो। ठीक है कंपटीशन होगा तो आपका परफेक्ट कंपटीशन जिसको कहते हैं, फिर आपको चीज़ सस्ती मिलेगी, ज़्यादा सेलर आएंगे तो आपको चीज़ सस्ती मिलेगी। आगे कहता है कोई ला ये नहीं रोकता कि फॉर कैरिंग ऑन एनी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोऑपरेशन कंट्रोल्ड बाय एनी सच गवर्नमेंट एनी ट्रेड बिजनेस और इंडस्ट्री और सर्विस to the exclusion of complete or partial to other person। ठीक है कहता है कि जी आपकी जो गवर्नमेंट है वो कोई रूल्स बना सकती है। ठीक है क्या किसके लिए, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए या सर्विस के लिए। ट्रेड बिजनेस या सर्विस के लिए कोई रूल्स बना सकती है, कोई आपका उसको कंट्रोल कर सकती है। जैसे पंजाब बार काउंसिल है ये भी आपका सेमी गवर्नमेंट इदारा है जो कि कंट्रोल करता है वकला को। इसी तरह पीएमडीसी भी एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है जो कि कंट्रोल करता है इनको, कंट्रोल करता है इनको डॉक्टरों को। तो ये कहता है कि जी गवर्नमेंट कोई ऐसे जो है मतलब इदारे बना सकती हैं जो इस ट्रेड बिजनेस या ऑक्यूपेशन को कंट्रोल करेंगे। अब 18 का क्रक्स क्या है, 18 का क्रक्स यही है कि जी आप अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो आपके पास वो मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद कहा गया कि जी इन प्रोफेशन को, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस का हिसाब रख सकती है, गवर्नमेंट कोई और रूल्स बना सकती है, गवर्नमेंट कोई इदारे बना सकती है जो कि इनको कंट्रोल करेंगे।